Hello. हाँ हेलो। Yes, sir. ओके। Sir, give me 5 to 7 minutes. I have हाँ just हाँ, ओके prepared ओके, नो lecture. प्रॉब्लम। I will come back in 5 minutes. हम्म। Okay.
Hi, sir. Okay, today we will discuss about environmental movements in India. So there are different movements at different times due to the local people. We have already studied about environmental impact assessment. So the environmental impact assessment is the thing when there is a new project or some development thing that is carrying on. Also, because of the project, we have to first uh, identify the positive impact as well as the negative impact of the environment. But due to this negative impact, that means, for example, construction of a dam, if you are displacing so much numbers of people and for their house, for their agricultural land, for another places, even if the compensation paid by the government, and there are so many losses are there that may be directly, indirectly hampered to the local people residing at that particular area. So due to the effect of the people, the irrespective of whether the project is going to be beneficiary in a large scale or not, the people are starting against starting raise voice against the project. But the motive of this environmental project is mainly for the restoration of the environment and the save the consequences of the environment. So what is the definition of this environmental movement? An environmental movement can be defined as a social or political movement for the conservation of environment or for the improvement of the state of the environment. That means, Sir, however, it may be social or political. Social means the particular cooperative society and the local people there resides, they are taking initiated, or either involvement of the opposition party or some political involvement takes place. So, any, sir, hmm, one question. सर ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हाँ, इसी सब्जेक्ट मतलब इसी सब्जेक्ट में है कि हमने इसको लास्ट में देखा था. नहीं नहीं नहीं, या ये यहाँ पे नहीं है आपका, ये जो थर्ड यूनिट है ना उसमें पीईएस का जो प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरमेंटल मूवमेंट बोल के है, बहुत डिफरेंट टाइप्स और मूवमेंट है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं ओके. ईआईए का जब होता है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका कॉम्पेंसेशन देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये सारे हैं, दे आर जस्ट इग्नोरिंग द पॉजिटिव इफेक्ट। जैसे कि डैम बनने वाला है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, उसका पॉजिटिव एग्रीकल्चर इरिगेशन होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चालू होगा। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लार्ज एरिया सबमर्ज हो जाएगा, फॉरेस्ट एरिया डूब जाएंगे, बहुत सारे प्राणी जो है वाइल्ड लाइफ दे आर ऑल्सो सफर। तो इसको लेके जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं बहुत कंसर्न रहते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट का अगेंस्ट में वो लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना विद्रोह करना। तो दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल मूवमेंट। एक्चुअली एनवायरमेंटल मूवमेंट हियर डेफिनेशन जो दिया है, दिस इज द मूवमेंट दैट मे बी आइदर सोशल और पॉलिटिकल, दैट इज फॉर दैट इज डूइंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मूवमेंट। ये का पार्ट नहीं है ये, बट वहां पे हम लोग एक्चुअली एक पार्ट है ये में, जैसे पब्लिक लिटिगेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पब्लिक को सुनाते हैं कि क्यों हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है। और वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि किसी को कोई आपत्ति है इसका तो वो रेज कर सकता है। तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे जो रहते हैं, वहां पे ये लोग ये एक साथ में रेज करते हैं। बट ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ये उनको आइदर कॉम्पेंसेशन देता है, रिहेबिलिटेशन करता है, और कुछ ना कुछ करके ये उसको सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि फॉर ए लार्ज स्केल, फॉर ए लॉन्ग टर्म, सम दिस प्रोजेक्ट में बी बेनिफिशियल हो सकता है कि वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं छोटा मोटा लॉस होगा, लेकिन वो लार्ज स्केल में उसका क्या होता है, बेनिफिट ज्यादा रहता है। बिकॉज डेवलपमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। अब डैम बनाएंगे तो ठीक है, फॉरेस्ट एरिया डूब जाएगा, डूब जाने दो फॉरेस्ट एरिया, उसका लॉस हम लोग को सहना पड़ेगा। क्योंकि डैम बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी बेसिस में देते हैं, और जो एनवायरमेंट है उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। तो सम पीपुल्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व टू द एनवायरमेंट एंड दे कैन बी स्टार्ट मेकिंग मूवमेंट। तो ये हम आएंगे, देखते हैं क्या क्या मूवमेंट होता है धीरे धीरे। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ईआईए, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट
जो कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, हम यहाँ पे क्या फोकस करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कोई प्रोजेक्ट है तो उसका अगेंस्ट में हम लोग वॉइस रेज करेंगे। और उसका कोई लीडर होगा तो उसका, जैसे कि होता है ना कि अभी जो अन्ना हजारे ने किया था, वहां पे लोकपाल बिल आ रहा था, तो जो मूवमेंट होता है इस टाइप का, तो यहाँ पे भी ऐसे मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। बट हियर एनवायरमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व यहाँ पे करना पड़ेगा। जो कोई भी उनका, यहाँ पे देखो पॉलिटिकल सोशल दोनों दिया हुआ है, सोशल इशू या पॉलिटिकल इशू। मान लो अभी बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो भले ही वो बेनिफिशियल हो, लेकिन कांग्रेस ने क्या करेगा, उसको अगेंस्ट में एक वॉइस रेज कर देगा, स्टॉप बीजेपी और स्टॉप दैट प्रोजेक्ट, स्टॉप मोदी। तो उसमें वो लोग का मुद्दा क्या रहेगा, ये काम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान हो रहा है। ये नहीं देखेंगे कि उसका क्या हो रहा है, बेनिफिट क्या है क्या नहीं है। बट द गवर्नमेंट हैज टू पावर टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू और नॉट। वो डिसाइड कैसे करेगा, बाय द प्रोसेस ईआईए। ईआईए में देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो 80% से ज्यादा है, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिटिगेशन करने में क्या उसका दिक्कत आ रहा है, कैसे मिटिगेशन कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल और नॉट। तो ये सारे चीजें वो देख के वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेंगे। लेकिन ये मूवमेंट तो चलता रहेगा, पीछे लोग बोलते रहेंगे। तो देयर आर डिफरेंट मूवमेंट्स एंड समटाइम्स आल्सो द मूवमेंट इज बेनिफिशियल। कुछ कुछ टाइम में क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट अपना फायदा के लिए उसको सैंक्शन कर भी देता है कुछ प्रोजेक्ट को, लेकिन ये ऑपोजिशन का मूवमेंट की वजह से इकोलॉजी और जो एनवायरमेंट को बेनिफिट भी पहुंचता है। और ऑल्सो इम्प्रूव, जैसे कि यहाँ लिखा है, इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट। किसी किसी के टाइम में क्या होता है, ये इम्प्रूवमेंट होता है एनवायरमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, कोई नेशनल पार्क है या जियोलॉजिकल रिजर्व है, कुछ भी है, मतलब दैट वी कैन आल्सो हैविंग सम स्पेशल अटेंशन टू द गवर्नमेंट एंड मेकिंग द पर्टिकुलर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। वहां पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि नहीं, ये नेशनल पार्क हो गया, ये यहाँ पे नेशनल क्या होते हैं रिजर्वियर जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, सब पर्टिकुलर जियो टैगिंग, ये सारी चीजें भी यहाँ आ जाता है, तो कभी उसको पॉजिटिव इफेक्ट भी है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। पहले से बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट हुआ है। देखो दीज आर अमंग दिस, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो देखो ये बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट है इन इंडिया, पहले से हुआ है। फॉर फर्स्ट एग्जांपल बिश्नोई मूवमेंट, नेक्स्ट आ गया चिपको मूवमेंट, देन साइलेंट वैली मूवमेंट, देन एपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट। These are the different types of movement. So let's start explore one by one. Bishnoi movement. There is a 400 years ago a sage known as Sombaji, Rajasthan. Large number of trees are still worshipped by the devotee, and people restricting the cutting of the such tree and devoted movement against the deforestation. ये बहुत पुराना है, 400 साल पहले है। इसका मोटिव क्या था, हम लोग जो हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को वर्शिप करते हैं। जो फॉरेस्ट को बंदेवी पूजा करते हैं, या कोई पीपल का पेड़ है तो भगवान विष्णु है, बरगद का पेड़ है तो वो भगवान शिव है। ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोग माइथोलॉजिकल में इन्वॉल्व कर रखा हुआ है। ये वहां पे भगवान है कि नहीं पता है, लेकिन वो ऐसे करने से क्या होगा, हम लोग उसको काटने से डरेंगे, बिकॉज माइथोलॉजी का जो बिलीव्स है वो बहुत कुछ होता है। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट, उस टाइम क्या होगा, राजस्थान में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था बहुत सारे, तो उसको रोकने के लिए ये बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड पीपुल आर वर्शिप द फॉरेस्ट, वर्शिप द ट्री। क्या कहे हैं आप, रास्ते में कोई पेड़ आया है, उसका नीचे 2-4 पत्थर रख दो और वहां पे लाल सिंदूर टीका लगा दो, कोई इसको इजीली नहीं काट सकता। क्या करेंगे, नहीं, डर लगता है कि नहीं भगवान कोप होगा, भगवान हमको रुस जाएंगे। तो उस टाइप का ये मूवमेंट हुआ था जब लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, तो कुछ अच्छे लोग थे वो ये स्टार्ट किया। तो वर्शिपिंग द ट्री दैट स्टार्ट 400 years ago, दैट इज स्टार्टिंग इन राजस्थान, एंड द लार्ज ट्री आर वर्शिप। हर एक पेड़ को पूजा करके उसको काटने से बचाना है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड बिश्नोई मूवमेंट। सेकंड, चिपको मूवमेंट। ये वर्ड तो सुना होगा, चिपको मीन्स जस्ट अटैच्ड टू द ट्री। द चिपको मूवमेंट इज द उत्तरांचल मूवमेंट ऑफ उत्तरांचल, फेमस फॉर ट्री हॉगिंग कैंपेन। वो जो ट्राइबल लोग थे वहां पे क्या करते थे, जो डिफॉरेस्टेशन के लिए काटने के लिए जब जाता था कटर मशीन, तो वो पेड़ के साथ चिपक जाते थे। काटना है तो दोनों को काटो, ये उनका मेन कैंपेन था। इन ऑर्डर टू सेव ट्री, काटने से बचाने के लिए इसको इस स्टेप का स्टेप लेते थे ट्राइबल पीपुल।
तो सुंदरलाल बहुगुणा is the main leader of this चिपको मूवमेंट एंड had the reach forest of western हिमालय रेंज। ये चिपको मूवमेंट उत्तरांचल से स्टार्ट हो गया और पूरा हिमालयन रीजन में फैला हुआ है in order to save tree for reforestation. Next, Silent Valley movement. Silent Valley was the environmental movement intent to protect Silent Valley. Silent Valley जो है एक केरला में, वहाँ पे एक दोनों पहाड़िया का बीच में एक वैली है, उस वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री जो है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड to protect that area the movement of the takes place that is called Silent Valley movement। क्योंकि जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जब बनता है, जो दोनों साइड में पहाड़ होता है, बीच में एक रोक लेते हैं पानी को, तो देन क्या होगा, लार्ज एरिया कैन बी सबमर्ज। तो इन ऑर्डर टू सेव द एरिया और ट्री, ये स्टार्ट हुआ था केरला में पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड साइलेंट मूवमेंट। देन एप्को मूवमेंट। एप्को मूवमेंट वाज an innovative movement based on the environmental conservation in India and this is focused on the issue of forest based environmental action in India। हम लोग डिटेल्स में आएंगे, ये क्या क्या मूवमेंट है, कब स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, डिटेल्स में आते हैं। एप्को मूवमेंट भी ऐसा ही मूवमेंट है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मूवमेंट। ये देखो, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, ये दिस इज पार्टिकुलरली इन द गुजरात स्टेट, गुजरात का है, जो हम लोग सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। तो ये जब डैम बनने वाला था तो अभी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन ऑर्डर टू सेव द फॉरेस्ट एरिया एंड सेव द नर्मदा रिवर। उसमें डैम बनाने से क्या होगा, लार्ज एरिया सबमर्ज हो जाएगा और पानी जो है नर्मदा पानी का इफेक्ट होगा, तो इसके लिए वो होता है, तो दैट इज कॉल्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। बिश्नोई मूवमेंट दैट इज स्टार्टिंग इन राजस्थान, खेजारली मारवाड़ रीजन, ये वहां पे स्टार्ट हुआ था इन 1700 एस। मतलब ये बहुत पुराना है, जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि डिसाइड किया कि ये वार्षिक होता था, तो ये बहुत पुराना है। एंड दिस लीडर्स आर दिस बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी। ये आपको याद करना पड़ेगा कौन सा मूवमेंट का लीडर कौन था। लीडर से अमृता देवी एंड दे, ये आपका अमृता देवी along with बिश्नोई विलेजर्स इन एंड सराउंडिंग विलेजेस। बिश्नोई विलेजर्स में, बिश्नोई जो है दैट इज वन टाइप ऑफ नेम ऑफ ए विलेजर्स, विलेज। बिश्नोई विलेज है, वहां पे जो लोग थे उनको लेके अमृता देवी ये मूवमेंट स्टार्ट किया। दैट एम ऑफ द मूवमेंट इज सेव स्केयर ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर्स फॉर ए न्यू पैलेस। ये बहुत पुराना है, क्योंकि राजा जो है ना वो बनाना चाहते थे, फॉरेस्ट काट के वो बनाना था, तो जो ट्री को सेव करने के लिए ये लोग ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अमृता देवी ए फीमेल विलेजर्स could not bear the witness of the destruction of her faith in the village sacred tree। स्कैट ट्री मतलब जो पीपल बनियान वगैरह का ट्री है, जो हिंदू धर्म में है, वो पहले से ही है कि हाँ ये इसमें भगवान बसते हैं, इसका ये उपयोगी है, तो उसी को जब काट के वो लोग बना रहे थे, तो इट कैन बी कम फॉरवर्ड टू सेव द ट्री। She hugged the tree and encouraged others to the same and 363 Bishnoi villagers were killed in this movement। तो राजा का जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उसमें वो जबरदस्ती काट देता था उस ट्री को। एंड द बिश्नोई ट्री मेट्रेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु महाराज जम्बाजी who founded the Bishnoi faith in 1485 and set the principle of forbidding harm the tree animals। And the king also came to know these events recently in a place apologize offering the shoulder and logging operation। ये जब हुआ था, बाद में राजा को भी रियलाइजेशन हुआ ये सब, तो ये तो मेन मोटिव इज टू सेव द ट्री बाय वर्शिपिंग और बाय हॉगिंग दिस ट्री। ये बहुत पुराना है बिश्नोई मूवमेंट इन इंडिया। देन आते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको यहाँ पे फोटो में जैसे दिया हुआ है, पेड़ में से चिपक जाते थे। हियर इन चंपारली डिस्ट्रिक्ट लाटर ऑफ उत्तराखंड, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड जो जगह था ये है 1973, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हुआ था। एंड लीडर्स ऑफ दिस आर मेनली सुंदरलाल बहुगुणा द लीडर एंड अदर गौरी देवी, ये सुदंसा देवी, ये सारे वहाँ पे उनका टीम लीडर है। तो आपको एक नाम ही याद करना पड़ेगा, जैसे कि बिश्नोई मूवमेंट का नाम क्या था, अमृता देवी, एंड ये चिपको मूवमेंट का मेन लीडर उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा। व्हाट इज द एम? द मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द ट्री इन हिमालय स्लोप्स ऑफ द
एक्सिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। हिमालयन जो रीजन है नीचे, ये वहां पे ट्री सेव करना है। तो दैट्स द मेन रीजन। मिस्टर बहुना एनलाइटेड द विलेजर्स बाय कन्वेइंग इंपोर्टेंस ऑफ द ट्री। अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के बीच में ले आए। व्हाट इज द इंपोर्टेंस, ट्री को क्यों नहीं काटना चाहिए और उसका क्या फायदा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्री ऑन एनवायरमेंट, ये सारे लोगों को समझाया। जैसे कि व्हिच चेक्स द सॉइल इरोजन, रेन्स प्रोवाइड द प्योर एयर, ऑल द थिंग्स। सो वुमेन ऑफ Advani village of Tehri Garhwal tried to scare the thread around the trunks and they hug the tree. सेम चीज है, वो पकड़ के बैठ गए एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, चिपक जाते थे पेड़ में। एंड हॉगिंग ऑफ द और हॉगिंग हॉग द ट्री मूवमेंट। द मेन डिमांड ऑफ द पीपुल ऑफ दिस फॉर प्रोटेस्ट was the benefit of the forest, especially right to fodder should be local people। जैसे कि कोई हर एक जैसे गांव एरिया होता है ना, जैसे कि हमारा गांव है, गांव को लग के एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया है एंड ऑल द फॉरेस्ट एरिया इज द रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय द विलेजर्स। उनका जैसे कि गाय हो गया, भेड़ बकरी हो गया, वो फॉरेस्ट एरिया में जाते थे ग्रेजिंग के लिए। तो मान लो फॉरेस्ट एरिया ही नहीं रहेगा तो वो लोग कैसे चलेंगे। तो ये मेनली दिस movement is for that। And the Chipko movement was gathered momentum in 1978 and the women, when the women faced police firing and other state tortures, the state of chief minister Hemwati Nandan Bahuguna set up a committee to look the matter and essentially cover the villagers। ओके, ये कुछ नहीं है इसमें, हम लोग क्या कहाँ से हुआ है, कौन उसका लीडर्स है और उसका तरीका क्या है। सो ये तीन चीजें आपको याद करना है और ये एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा, कहानी जैसा है। नेक्स्ट इज कॉल्ड साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट टेक्स प्लेस इन 1978 टू प्रोटेक्ट द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द साइलेंट वैली दैट इज प्लेस्ड इन पालक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। देखो इंडिया में बहुत जगह हो रहा था, जैसे कि चिपको मूवमेंट जो है वो हुआ था उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट लोअर हिमालय में, बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान में हो रहा था, अभी ये जो है साइलेंट वैली मूवमेंट एंड दिस इज इन केरला, साउथ में है ये। तो द केरला शस्त्र साहित्य परिषद KSSP एन NGO एंड द पोएट एक्टिविस्ट, उसका नाम क्या है, सुगंध कुमारी, प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन साइलेंट वैली प्रोटेस्ट। उसका इनिशिएट कौन कर रहा है, उसका लीडर्स कौन है, उसका बस नाम जानना है। व्हाट इज द एम, the aim in order to protect the silent valley। Silent valley is the valley covered by the both side of the hill and this forest is evergreen forest and mostly to protect the forest for the construction of hydroelectric project। वहां पे डैम बनने वाला था तो रिवर्स क्या होगा, उसमें सबमर्ज हो जाएगा वैली रीजन है। So what was it about, डिटेल्स इसमें है। The Kerala State Electricity Board proposed a hydroelectric dam across the कुंतपुजा रिवर एंड द रन्स थ्रू द साइलेंट वैली। जो रिवर है उसको स्टॉक करके वहां पे एक डैम बनाने वाले थे। 1973 द प्लानिंग कमीशन अप्रूव, EIA में पास हो गया ड्यू टू दिस फॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए, बट द कमीशन अप्रूव द प्रोजेक्ट ऑफ 25 करोड़। द मेनी फेयर टू द प्रोजेक्ट वुड बी सबमर्ज 8.3 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनटच्ड मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कोर जो फॉरेस्ट था वो फॉरेस्ट वहां पे क्या होगा, सबमर्ज हो जाएगा बनने से। सो सेवरल NGO स्ट्रांगली अपोज द प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट टू अबंडन इट। तो इन ऑर्डर टू सेव द फॉरेस्ट, सेव द वाइल्ड लाइफ एंड सेव द बायोडाइवर्सिटी, some NGO which are very much actively working in Kerala state, they have are oppose the गवर्नमेंट को अपोज किया कि यहाँ पे मत बनाओ प्रोजेक्ट, बनाने से ये चीज हो सकता है। Among this project, among this NGO, one NGO that name is called Kerala शस्त्र साहित्य परिषद। ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये वहां पे इनिशिएट लिया मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। In January 1981, Browning to the unrelenting public pressure, Indira Gandhi declared that Silent Valley will be protected। तो ये उनका सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही साइलेंट वैली में डैम बनने वाला था, डैम को रोका गया ड्यू टू द प्रोटेस्ट। तो उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? फायदा ये हुआ कि जो फॉरेस्ट एरिया था वो सबमर्ज नहीं हुआ, फॉरेस्ट एरिया बरकरार रहा और जो इलेक्ट्रिसिटी और जो बनने वाला था डैम बनना था वो डैम नहीं बना। इंदिरा गांधी विल
protect the thing. In 1983 सेंटर री-एग्जामाइन द इशू। 81 में तो ये बंद हो गया, बट 83 में फिर से ये उसको री-एग्जामाइन किया गया, एंड नवंबर 83 द साइलेंट वैली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर कॉल्ड ऑफ, पूरा बैन हो गया। उसके बाद फिर से रिवाइज कर बैन हो गया, एंड द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनॉग्रेटेड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वो डैम बनने के बदले से दैट इज डिक्लेयर एज नेशनल पार्क। जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया, नो वन कैन बी डिस्टर्ब दैट एरिया, इवन गवर्नमेंट और राष्ट्रपति भी आ जाए तो नेशनल पार्क वहां डिक्लेयर हो गया, तो दैट इज सेफ, और उसमें कोई छू नहीं सकता। तो अभी तक भी वहां पे नहीं बना। तो दिस इज द फ्रूटफुल मूवमेंट इन द व्यू ऑफ द एनवायरमेंट और जो वाइल्ड लाइफ के तरीका से देखा जाए तो दिस एनवायरमेंटल मूवमेंट, द साइलेंट वैली मूवमेंट वाज फ्रूटफुल टू स्टॉप दिस hydroelectric dam and restore the environment and also declare as a national park, that is called Silent Valley National Park। ये वो प्रोटेक्ट नहीं होता तो अभी वहां पे क्या रहता, साइलेंट वैली डैम रहता, लेकिन वो डैम नहीं हुआ और नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज अ वेरी मच अचीवमेंट, दैट इज अचीवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं एप्को मूवमेंट। सो एप्को मूवमेंट is started in 1983 and Uttarakhand and Sigmura district of Karnataka। ये कर्नाटक में हुआ है ये एप्को मूवमेंट। एंड एप्को मूवमेंट लीडर्स कौन था? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द लाइफ बीइंग द नाइदर ड्रिवन बाय द पर्सनली नॉट हैविंग बीन फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, हाउएवर इट डज हैव द फैसिलिटेशन ऑफ पंडुरंग हेगड़े। ही हेल्प्ड लॉन्च इन द मूवमेंट 1983। इसका स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट कौन किया था? पांडुरंग हेगड़े। तो ये स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसका ऐसे कोई जाने पहचाना लीडर फेसेस नहीं था। एंड इन along with the some NGOs and the common people, it will be started, that is called EPCO movement in Karnataka 1983. The aim is against the felling and commercialization of the natural forest and the ruin of excellent livelihood। इसका जो है अर्बनाइजेशन के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए ये लोग फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, वो कोई सिटी बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सो डिटेल्स में आते हैं। इट कैन बी सेड दैट एप्को मूवमेंट इज द साउदर्न वर्जन ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, जो कि हमारा हिमालय का रॉयल रीजन हुआ प्रोटेक्ट करने के लिए। बट साउथ एरिया में जो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में सेम थिंग हुआ था, जैसे कि चिपक जाना पेड़ के लिए, तो उसको यहाँ पे एप्को मूवमेंट बोलते हैं। So Chipko movement in south area is called EPCO movement, and the EPCO movement is locally known as EPCO चौलवाड़ी। ये वहाँ का कर्नाटक का लैंग्वेज होगा ये। The local embrace the tree where it got to contractor in the forest department। कोई जैसे काटने के लिए इस पेड़ पे फिर से चिपक गए। And the EPCO movement was used various techniques to raise awareness such as food marches in the interior forest, side snows, fog dances, trees player, etc। ये उनका तरीका है लोगों को वहां पे समझाने के लिए। बीच बीच में नाटक किया, कोई एक्टिंग किया, या कुछ प्रोग्राम रखते हैं, एंड ऑन द मीडियम ऑफ दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, और उन लोगों को उनका मूवमेंट में शामिल करते हैं। तो ऑल पीपुल्स कैन बी जस्ट एम्ब्रेस द ट्री इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्री। कटने से बचाने के लिए सारे लोग को मोटिवेट करने लगे। The second area of the movement work as we promote afforestation and nudation। और दूसरा काम इनका था, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहां पे पेड़ लगाना, तो पेड़ लगाओ और काटने मत दो, इनका मोटिव है। The movement later focused on rational use of ecosphere through introducing alternate energy। बाद में क्या हुआ, ये जैसे कि alternate energy में जाओ, इसमें मत जाओ, ये भी उनका था मोटो था। And the reduce pressure of the forest। Movement becomes success and the current status of the project is stopped। वहां पे जो कमर्शियल बनने वाला था वो ड्यू टू दिस मूवमेंट इट कैन बी स्टॉप। फॉरेस्ट अभी भी वहां पे है, एंड द पीपुल आर एजुकेटेड अबाउट द फॉरेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो सक्सेसफुल मूवमेंट, दैट एप्को मूवमेंट। देन लास्टली नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो है ये स्टार्ट हुआ 1985 में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? गुजरात, नर्मदा रिवर। because नर्मदा रिवर इज फ्लो इन टू स्टेट, दैट इज गुजरात एंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 स्टेट में वो फ्लो हो रहा है। तो गुजरात में जैसे कि डैम बन रहा है, तो उसके जब बनने वाला था तो तभी ये प्रोजेक्ट, मतलब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो लीडर्स इज मेधा पाटकर।
ये मेधा पाटकर अभी भी प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। दिस नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रोटेस्ट इज नॉट ए प्योर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड द डैम वाज कंस्ट्रक्ट, डैम भी बन गया, सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू भी बन गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। कैसे चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। और बाबा आमटे एंड डिफरेंट फार्मर्स, ये दो लोग थे जो कि प्रोटेस्ट चला रहे थे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का। द सोशल मूवमेंट अगेंस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम बीइंग बिल्ड अक्रॉस नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम को तो ठीक है, उसको बाद में बहुत सारे डैम सैंक्शन हुआ था, तो उसको डैम को रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। एंड द मूवमेंट देखते हैं उसमें क्या क्या स्टोरी है। सरदार सरोवर डैम इज द मेजर डैम कंस्ट्रक्टेड इन द नर्मदा रिवर। एंड एक्चुअली क्या है ना, सरदार सरोवर डैम को पूरा प्रोटेस्ट करने का इनका पूरा नहीं था, क्योंकि उसका हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड प्रोटेस्ट टू नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ द पीपल। जैसे कि सरकार वादा करता है कि आप लोग को इधर से निकाल जाओ, आपको अच्छे से फैसिलिटी मिलेगा, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन जब जनता के पास पहुंचते पहुंचते क्या होता है, वो सारे रास्ते में खा जाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि जो लोग डिस्प्लेस होने वाले थे जो एरिया में, उनको सही से रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, पैसा कॉम्पनसेशन नहीं मिला। एंड द सरदार सरोवर डैम बनने के टाइम पे सो लाटर द मूवमेंट टर्न फोकस, तो ठीक है, तो नहीं मिला तो जो भी वो तो मिल ही जाएगा, तो गवर्नमेंट का डिमांड है। बट ये मूवमेंट स्टार्ट फिर से हुआ बिकॉज द प्रिवेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम ऑफ द वैली। जो एरिया है उसमें अभी भी वहां पे जाके एरिया में वहां पे क्या है, कुछ कुछ ये है, जैसे कि बटरफ्लाई गार्डन है, कैक्टस गार्डन है और जंगल सफारी होता है। ये सारे चीजें जो है पूरा एरिया में फैला हुआ था, तो अभी टूरिस्ट लोग को अट्रैक्शन करने के लिए वहां बनाया हुआ है। बट द बायोडाइवर्सिटी एंड द एनवायरमेंट इकोसिस्टम वाज सो मच गुड। तो क्या हुआ था पहले, द हाइट ऑफ द डैम इज reduced to 88 मीटर फ्रॉम द प्रपोज हाइट ऑफ 130 मीटर। जितना हाइट डैम को हाइट का बढ़ा देंगे क्या होगा, उतना एरिया सबमर्ज हो जाएगा अंदर पानी में। तो उसका प्रपोज हाइट था 130 मीटर, लेकिन उसको ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन करने के टाइम पे क्या होगा, उसको हाइट दैट कैन बी रिड्यूस 88 मीटर हुआ। बट द प्रोजेक्ट डिड नॉट स्टॉप, वो बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका हाइट कम कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, दोनों तरीका का काम हुआ। एक तो ज्यादा फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज नहीं हुआ, इकोलॉजी भी थोड़ा सा बच गया, और द प्रोटेस्ट ऑफ दिस फुटफुल, ये जो प्रोटेस्ट किए, जो मूवमेंट हुआ, उसका भी कुछ काम आया। तो ये उसका हाइट को रिड्यूस कर दिया। एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो विथड्रॉ द प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस कर रहा था, तो उसमें क्या होता, वो पीछे हट गया। बट इन सर्टेन टाइम ऑफ October 2000 the Supreme Court give a judgment to approving the construction with it will be 90 meter and the much height than 88 meter. So activists demand the definitely lower the project of 133 meter. तो लास्ट में क्या हुआ, इसका जो हाइट है वो 88 से 90 हो गया, और 98 से अभी इसका हाइट जो है 133 पे बढ़ गया। प्रेजेंटली द हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैन बी अप्रूव्ड इन कोर्ट में केस चल रहा है, दैट कैन बी 165 मीटर हाइट करने के लिए अभी कोर्ट में केस चल रहा है। इफ इट विल बी अप्रूव्ड, एंड लास्ट में क्या हुआ, जो वर्ल्ड बैंक है दैट कैन बी आल्सो फंडेड दिस प्रोजेक्ट, वहां पे भी पैसा लगाया सरकार ने, और ये प्रोजेक्ट अभी भी चालू है। और द प्रोटेस्ट टू रिड्यूस द हाइट दैट विल बी गोइंग ऑन इन द कोर्ट, एंड द प्रोजेक्ट वाज एक्सपोर्टेड फुल्ली बाय 2025 2025 में बोल रहा है कि वो प्रोजेक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज नर्मदा जो डैम है वो अभी भी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। बट ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, फाइनलाइज होगा, तभी ये कंप्लीट होगा। तो अभी ये भी प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन रनिंग स्टार्टिंग द ईयर 1985, और मेधा पाटकर जो है अभी भी हैं और वो उस काम पे लगे हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन। So what are the benefits of the environment of this environmental movement? क्या फायदा है इसका? The environmental movement including conservation of green politics as a dissimilar of scientific, social and political environment to address the environmental issue। जो movement हो रहा है उसके due to for that we have saved the environment in different way। तो it is a different way to save the environment, either in the political or social aspects।
Social movement involves array of person and the coalition deserve बोला कि बहुत लोगों को क्या होगा एजुकेशन मिल रहा है एनवायरमेंट अवेयरनेस हो रहा है तो लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं सो एनवायरमेंटल इंपोर्टेंस दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल और एक समझ में आया तो और चार लोगों को समझा रहा है तो इन दिस वे द इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट्री एफॉरेस्टेशन ये सारे चीज लोगों में इंक्रीज हो रहा है अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स फेवर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ कुछ प्रोजेक्ट में क्या हुआ तो मूवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट द प्रोजेक्ट विल फुल्ली स्टॉप बिकॉज द प्रोटेस्ट बट इन सम केसेस द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप साइमल्टेनियसली इन सम व्यू ऑफ दिस मूवमेंट तो उसमें क्या हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट का एक टर्म आ गया दैट इज द नीड दैट इज by sustainable development the meeting of the needs of the present and future without compromising the need of the futures तो ऐसे हिसाब से उसको यूज करेंगे जो कि फ्यूचर में भी काम आ सकता है that is environment movement often stress protection of the environment and via challenges of public policies many movement having center ecology health and human rights ये सारे एजेंडा रहता है इकोलॉजी का इकोसिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा हेल्थ एनवायरनमेंट जो भी है उसका पॉलिटिक्स में आ जाएंगे सारे ह्यूमन राइट्स किसी को भी अपना घर से ऐसे नहीं निकाल सकते निकालना है तो उसको रिहेबिलिटेशन देना है उसको प्रॉपर फैसिलिटीज देना है ये सारे उसका एजेंडा रहता है एनवायरमेंट मूवमेंट इन फेवर ऑफ दिस मूवमेंट environmental movement ranges from the highly organized formulary institutions one rarely if unitive activities and the scope various environmental movements ranges from a local to global जो मूवमेंट होता है उसका मेन इम्पैक्ट लोकल में आएगा एंड ऑब्वियसली ग्लोबल जैसे कि फॉरेस्ट एरिया है सबमर्ज हो जाएगा तो क्या होगा उसमें ऑक्सीजन का जो पोल्यूशन का वो सब बढ़ जाएंगे तो ग्लोबली ऑल्सो इट ऑल्सो इम्पैक्ट एज वेल एज बेनिफिट ऑफ द लोकल obviously the movement some movements are not fully stopped due to the some proposed activity due to the political pressure or due to the social activities but somehow maximum times these environmental movements are benefit for the environment and benefit for the local people and also global aspects so there are these 5 types of movements are there so yeah that may be 5 different questions ये हो सकता है कि कोई भी मूवमेंट के राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस मूवमेंट तो उसका स्टार्ट कब हुआ था कौन लीडर था और उसका थोड़ा सा ऐसे उसके बारे में लिखना पड़ेगा 2-3 लाइन सरदार सरोवर डैम हाँ इसमें और डिटेल्स है जैसे कि चिपको मूवमेंट वगैरह का इसमें और एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास जैसे कि चिपको मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन साइलेंट वैली उसका डिटेल्स में आप थोड़ा सा देख लेते हैं ये कुछ फोटोग्राफ्स है ऐसे चिपको मूवमेंट में इस टाइप का आंदोलन कर रहे थे देन इस टाइप का स्लोगन्स लेके रास्ते में आते थे लोग स्कूल चिल्ड्रन ये सारी चीजें मीटिंग हो रहा था ऐसे लोकेशन जैसे कि ये बोला गया उत्तरांचल में हो रहा है एंड फॉरेस्ट एक्शन मार्च 19 सारे वाई चिपको मूवमेंट बिकॉज द क्रिटिकल रिसोर्सेस लाइवलीहुड फॉरेस्ट को बचाना है हिमालयस रीजन और ट्री काट देंगे तो क्या होगा स्नो ये हो जाएगा उसका रोअर हिमालय रीजन ऑल्सो मेनली बेस्ड ऑन दिस सॉइल इरोजन जिसके ऊपर से पानी आया लैंडस्लाइड हो गया पेड़ काट देंगे तो सारा वहाँ पे जो एरिया है दैट कैन बी having high losses so in order to check this soil erosion landslide the forest should be there so the chipko movement are also mainly conservation of tree forest and land for destruction ये जैसे मतलब डिफरेंट सत्याग्रह है सर स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे गवर्नमेंट डिसीजन ऑल फॉरेस्ट्री टू बे गुड कम्युनिटी द रेसिडेंशियल और गोपेश्वर वेयर डिक्लाइन सिमिलर डिमांड ऑफ गेटिंग न्यू फॉरेस्ट ये स्टार्ट कैसे हुआ मिस्टर चंडी प्रसाद भट्ट द दो शालिग्राम संग्रह wanted to establish small industry using forest resources ये सारी चीजें हुआ है आप देख लेना देन चिपको मूवमेंट स्टार्टिंग हुआ चंद्री प्रसाद भट्ट से स्टार्ट हुआ एंड उसको कौन लेके गया सुंदरलाल बहुगुणा उसको एक्टिव किए
देखो ये जो है चिपको मूवमेंट, अमृता देवी, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे कि अमृता देवी कैसे स्टार्टिंग हुआ, ये बहुत पहले उनका जो मोटो है, इन ऑर्डर टू सेव ट्री, जैसे कि वो अंग्रेज के जमाने के टाइम के, वो महाराजा के 1480 टाइम के, वो कॉन्सेप्ट ये लोग ने ले लिया कि पेड़ में चिपक जाना है एंड दे कैन बी स्टार्टेड, एंड उसको धीरे धीरे स्प्रेड किया। तो सुंदरलाल बहुगुणा इज द लीडर हु कैन स्प्रेड मोस्ट, पूरा उनका जो कॉन्सेप्ट है पूरा एरिया इंडिया में फैल कर लिया। कौन कौन सा वुमेन्स यहाँ पे काम किए थे, अमृता देवी, शुभम, ये सारे नाम सारी जन्नत नहीं है। सक्सेस ऑफ चिप मूवमेंट, बैन ऑन कटिंग ट्री एंड द फॉरेस्ट फॉर द 1980, जो उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल एरिया में पूरा जो कटिंग होने वाला था वो बैन हो गया। एंड लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड, चिपको मूवमेंट स्टिल वर्किंग टू प्रोटेक्ट थ्रू आउट द नेशन एंड टू द मूवमेंट। अभी भी ये फॉर्मूला काम करता है, कहीं पे भी काट रहे हैं तो ये लोग जाके लोकल एरिया में जाके चिपको मूवमेंट कर देते हैं, ये चिपको मूवमेंट। एंड दिस चिपको इंस्पायर बाय द एनवायरमेंटलिस्ट बोथ नेशनली एंड ग्लोबली, एंड दिस मूवमेंट कैन बी सस्टेनेबल एंड बी वर्किंग, ये हमेशा काम करने वाला है। नर्मदा डैम के लिए, नर्मदा रिवर है, नर्मदा, उसको नर्मदा बचाओ आंदोलन है। दिस इज द रिवर, कहाँ से नर्मदा रिवर आ रहा है, एंड ये जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये रिवर में डिफरेंट प्लेसेस देयर आर सो मेनी डैम्स आर देयर कंस्ट्रक्टेड। तो सबसे बड़ा डैम जो है सरदार सरोवर डैम, जो लास्ट में आ रहा है, उसको छोड़कर भी बहुत सारे डैम है, नॉट ओनली सिंगल डैम। तो सरदार सरोवर डैम के लिए प्रोजेक्ट नहीं हुआ था ये जो प्रोटेस्ट, बट कंस्ट्रक्शन ऑल डैम्स, ये सारे डैम को रोकने के लिए प्रोटेक्ट हुआ था। ये वही है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द सरदार सरोवर डैम विल प्रोवाइड द सेफ वाटर। जो प्रोजेक्ट डैम का जो हाईलाइटेड क्या है, प्रोवाइड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू 30 मिलियन पीपल। हम लोग जानते हैं क्या, जो गुजरात जो है वो दैट इज लैक ऑफ वाटर, इस जो नर्मदा कैनाल है दैट कैन आल्सो सेव सो मेनी एरिया, इरिगेट सो नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लैंड फॉर द कल्टीवेशन। आप यहाँ पे जब जाते हैं ना, जो नर्मदा कैनाल रास्ते में आता है, तो दैट विल आल्सो इज द लाइफलाइन ऑफ द गुजरात स्टेट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। ये नहीं होता तो अभी गुजरात में इतना जो एग्रीकल्चर हो रहा है कुछ भी नहीं होता। इरिगेट 4.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, नर्मदा का पानी को वो लोग डाइवर्ट करके कितने जगह पे क्या फैसिलिटीज हो रहा है। देन प्रोड्यूस 550 मेगावाट्स ऑफ पावर जनरेशन भी हो रहा है। प्रोवाइड 1300 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल पर्पज, लोगों को घर को घर में जो पानी है वाटर सप्लाई पीने का वो भी मिल रहा है। तो कितना बेनिफिट्स है इसका। प्रोवाइड ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी आउट द वेस्ट वाटर, जो कैनाल्स के माध्यम से जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो भी डिस्पोज हो रहा है। इट ऑल्सो टेक्स लैंड ऑफ 600 पीपुल्स। और क्या हुआ, जो बनाने के टाइम पे बहुत इरिगेशन लैंड और बहुत सारा सबमर्ज हो गया, दैट इज आल्सो पार्ट। बट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस डैम दैट इज मोर एज कंपेयर द नेगेटिव इम्पैक्ट, इसीलिए वो डैम को धीरे धीरे अभी भी बढ़ा रहे हैं उसका हाइट। क्योंकि जो डैम था ना पहले, जो 88 मीटर या 90 मीटर था, जब अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे टाइम बीतता जा रहा है, सो लार्ज नंबर ऑफ सेडिमेंट एंड द मॉल्स एंड आर सेटल डाउन एंड द डेप्थ ऑफ द डैम विल बी डिक्रीज। जैसे कि डैम का जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट विल आल्सो डिक्रीज। वाटर जितना पानी पहले भरता था अभी कम भर रहा है, तो उसका सॉल्यूशंस क्या है, इतना सारा जो मॉड है या जो उसको तो नहीं निकाल सकते ना वहां से, तो क्या करना है, उसका हाइट बढ़ा दो थोड़ा थोड़ा। तो हाइट जैसे बढ़ा रहे हैं तो वाटर ऑल्सो दैट मीट्स द डिमांड ऑफ द वाटर सप्लाई। जो कैनल में जो वाटर जा रहा है वो सप्लाई आपको पूरा करेगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग हाइट। उसमें क्या ऑपोजिट क्या है, देयर इज आल्सो सबमर्ज लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, और पीपुल डिस्प्लेस होंगे तो उनका भी कॉस्ट है, सारे चीजें। एंड दीज आर द मेंबर्स, जैसे कि मेधा पाटकर और अरुंधति राय, ये सारे लोग हैं। ये मेधा पाटकर जी आमरण अनशन किए थे अन्ना हजारे के टाइप के, ये भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स बिल्डिंग ऑफ डैम्स, वर्ल्ड बैंक आल्सो सपोर्टेड सरदार सरोवर डैम। 450 मिलियन पैसे देना था, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट, गोइंग फॉर द डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, लोन भी सैंक्शन हो गया था। देन सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टे ऑर्डर देन डायरेक्टेड द कंप्लीट द डेवलपमेंट प्रोसेस। फिर ये जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, पहले बोला कि नहीं, बिकॉज ये प्रोटेस्ट स्टार्ट इन ऑर्डर टू रिहेबिलिटेट और कॉम्पनसेट द पीपुल, जो लोग पहले डिस्प्लेस हो गए हैं उनको अच्छे से प्लेस करो, उनको कॉम्पनसेशन दो। वो होने के बाद फिर कोर्ट में वो केस आगे जाता जाएगा, कोर्ट एक ऑर्डर देता रहा, और तब तक क्या होगा, ये डैम भी
उसका डेप्थ भी डिक्रीज होता गया। तो ऑब्वियसली द हाइट शुड बी इंक्रीज। तो जैसे ही टाइम चलता गया हाइट भी इंक्रीज करते के लिए ये लोग राजी हुए। बट इनिशियली जो फंडेड प्रोजेक्ट था वो मान लीजिए 2500 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट था, बट नाउ इट कैन बी इंक्रीज। जैसे कि उसका इतने सालों से चल रहा है, हाइट बढ़ा रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट का जो फंड है उधर भी ऑल्सो इंक्रीज, बहुत सारे पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ओपोनेंट जो है दलित आदिवासी जो लोग का, जैसे मैंने बोला था क्या रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन नहीं हुआ था, दे आर द मेन सफरर ऑफ दिस नर्मदा डैम। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव द नर्मदा मूवमेंट एंड द मूवमेंट स्टार्टेड 1986 एंड वर्ल्ड बैंक ये जो पैसे दिया उसके बाद मेधा पटवर्स आए, फिर ये स्टार्ट हुआ। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डैम क्या हुआ, लॉस ऑफ कम्युनिटी कंट्रोल ओवर वाटर, ट्रांसफर कंट्रोल लोकल लेवल टू गवर्नमेंट टू द पीपुल, डिजीजेस, एनकरेज द डैम प्रोजेक्ट क्रिएटिंग पैरासाइट्स, ये हो सकता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डैम, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है डैम का जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाई डिड द वर्ल्ड बैंक विथड्रॉ द लोन? वर्ल्ड बैंक उसको पैसे दिया था 400 बिलियन, 450 बिलियन, तो उसको क्यों ले गया? बिकॉज द एनबीए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, दैट इज सत्याग्रह, दैट इज अटेंशन बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पैसा क्यों देगा? कोई पैसा देगा तो उसका कुछ मोटो रहेगा। तो ये बोल रहे हैं, देखा कि पैसा तो दे देंगे, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ड्यू टू दैट, ये लंबे टाइम तक चलता रहेगा, तो उसका पैसा रिकवर नहीं होगा और उसका फ्रूटफुलनेस नहीं आएगा, तो वर्ल्ड बैंक पैसा विथड्रॉ कर लिया। तो सेंट इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट सीख है मेमोरेंडम इम्पैक्ट, नर्मदा की वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, थ्रेट टू एक्वाटिक हैबिटेट्स, वाटर लॉगिंग, सैनिटेशन, ये सारे चीजें सब आ जाते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट, आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, देन सोशल इम्पैक्ट, the World Bank withdrawal and the local people that suffer rehabilitation, ये सारी चीजें होंगे। एंड द नर्मदा मूवमेंट 1989, पहले इतना 60,000 लोग वहां पे काम किए थे, फिर धीरे धीरे जो लुकते जुड़ गए। करंट स्टेटस ऑफ द डैम, स्पिलवे सरदार सरोवर डैम इज रेस्ड, इट कॉस्ट लेवल अप टू 121.92 मीटर। ये देखो पहले 88 मीटर में हुआ था, उसके बाद 90 हुआ, फिर 130 हुआ, लेकिन बाद में ये अभी 165 होने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। और हाइट, क्योंकि वो जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे डेप्थ कम होते जा रहा है, तो अभी उसका जो लेवल है 121.92 मीटर है जो नर्मदा डैम का। पॉइंट कंस्ट्रक्शन और टनल वो सब चीजें अभी भी चल रहा है काम, एंड दिस इज ए रेगुलर प्रैक्टिस, अभी खत्म नहीं हुआ है। सिमिलरली साइलेंट वैली का ये डिफरेंट फिगर्स है। साइलेंट वैली में ये जो फोटो दिया गया है, ऐसे दोनों साइड में पहाड़ है, अंदर में उसको रोके नहीं जाने वाला था, बट due to the movement, in order to stop the project and become a national, declare a national park. This is very much important, and Silent Valley National Park is the result of this Silent Valley movement. पहले उसको मैं प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने बोला था, वो भी ये नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो गया। सो लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड सो मेनी नंबर्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज दे कैन लिव इन दिस नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सारे लोग वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी मच हाई, so that's why all this movement is arises in order to save the environment and ecology. Here will be grow but forest will be not, protect the remaining, ये उनका स्लोगन था। ये इस टाइप का स्लोगन मतलब बीच बीच में लाते रहते थे लोग। प्रोटेक्ट द रिमेनिंग फॉरेस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन रियलाइज द फॉर यू। ये अजीब तरीका का नहीं है, मतलब ये दिस इज सो मच इनोवेटिव टू प्रोटेस्ट टू डिफॉरेस्टेशन। साइलेंट वैली मूवमेंट में डिटेल से इसका मूवमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट साइलेंट वैली, ऑब्वियसली द साइलेंट वैली ऑक्युपाइंग 9 हेक्टेयर्स ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड फीट्स एंड साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट इज बीइंग कवर्ड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे होने वाला था, एंड लास्टली कन्वर्टेड इन 1985 इज ए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, ये हुई है, कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग, ये कॉन्सेप्ट पानी पंचायत। पानी पंचायत is one type of concept. This is not a movement. This is a concept or continuous involvement of the people to restore the water. पानी पंचायत मतलब क्या है? पानी को लोग सेव कर रहे हैं अपने अपना ही तरीका से। देखते हैं क्या है। And this पानी पंचायत is also founded in 1972 by Mr. बिलास राव शुक्ले। पानी पंचायत इस क्या चीज है वो देखते हैं। प्रिंसिपल
every family member should have allowed water for the cultivation of the rate of the half area per subject of maximum 2.5 liter हेक्टर्स। मतलब एवरी फैमिली थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, वो क्या होगा, वो कल्टीवेशन के लिए, पानी लिखने के लिए। तो वाटर इज लिमिटेड टू बी शेयर विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड नॉट लैंड होल्डिंग। जो पानी है उसको स्टोर करना है अपने हिसाब से, लोगों को इन्वॉल्वमेंट में। नो वाटर क्रॉप्स विल बी ग्रोन, इंसेंटिव विल ग्रोन। जो ज्यादा पानी जो क्रॉप लेता है उसको नहीं करना है। क्रॉपिंग पैटर्न इन डिवाइड बाय द म्यूचुअल कंसेशन ऑफ ग्रुप, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है। वाटर राइट्स आर नॉट अटैच्ड टू द राइट लैंड्स एंड दे कैन बी अल्टरनेट। पानी का जो ठेका जो मिलता है, इसको 5 साल इसको दिया, 2 साल इसको दिया, वो पानी को मैनेज करने के लिए, तो कैन बी चेंज। ये द प्रिंसिपल्स। लैंड फ्रॉम व्हिच वाटर इज ऑब्टेन्ड मेनली प्रोजेक्ट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट परमिशन ऑफ द पानी पंचायत। गांव में जो 2000 लोग हैं उनको मिल के जहाँ पे पानी है और पानी जहाँ पे स्टोर कर रख रहे हैं, डैम, छोटा छोटा डैम बना के, स्पिलवेज बना के, तो ये सारे एरिया गवर्नमेंट का लैंड है, तो उसी को किसी को नहीं लीज देना है या किसी को बेच नहीं सकते। ये सारी चीज आता है। स्मॉल लिफ्ट इरिगेशन प्रोसेस आते हैं, छोटा छोटा कहीं पे पंप लगा के अपना अपना जमीन में पानी सिंचाई कर सकते हैं। वाटर टैक्सेस टू बी पेड बाय द मेंबर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट। जो पानी लेगा उसको थोड़ा सा रेंट देना पड़ेगा। Whenever there is no provision for the canals or no provision for the water resources, जहाँ पे नदी, रिवर्स, कैनाल नहीं है, उस एरिया में जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाए छोटे छोटे जगह पे। कैसे स्टोर करेंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे? द मिक्स ऑफ दिस स्टोरिंग ऑफ द ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड पानी पंचायत। पंचायत मतलब बहुत गांव के लोग एक साथ में जो बैठते हैं उसको पंचायत बोलते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेव द वाटर एंड टू यूज प्रॉपर यूज, उसको बोलते हैं पानी पंचायत। पानी के बारे में कैसे सेव किया जाए, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए, उसको जो बैठेगी बैठ पाए, उसको पानी पंचायत बोलते हैं। Water Secretary Part Panchayat started 1972. Okay, no availability of water, agriculture any kinds, no means of survival pleasures, cause of poverty, no water employment. इसके वजह से ये स्टार्ट हुआ था, पानी का जो स्कैर्सिटी हुआ। तो it had been shown that due to the initiative of the Pani Panchayat, or it is the actual initiative to store the water for the proper use, so large numbers of the problem will be solved. जैसे कि farmers themselves should conserve the seasonality rainfall, पानी को लोग अपने छोटा छोटा पॉन्ड बना ले जमीन में, तो उसमें पानी सेव हो गया। वाटर शेड मैनेजमेंट, जहाँ पे पानी नीचे आ रहा है वहां पे थोड़ा सा चेक डैम बनाना पड़ेगा। इक्वल शेयर ऑफ वाटर, पानी वहां पे लोग ले सकते हैं। तो ये छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल पीपुल टू सेव द वाटर एंड यूज ए प्रॉपर वाटर। हिस्टोरिक फार्मिंग एंड द वाटर पॉपुलेशन डिपेंडिंग नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें हैं। Water rights are attached to right lands. No, all members of the community having the use the water. Beneficiary पानी पंचायत have 20% of the cost of scheme. जो पानी में जो खर्चा लग रहा है 20% दे रहे हैं, बाकी 80% गवर्नमेंट अभी दे रहा है, स्कीम कर रहा है। So these are also achievement, emphasis on the food crops, social tensions reduces। पानी के लिए जो मारपीट होता था वो भी नहीं है, क्राइम कम हो गया, डिजीज कम हो गया, पानी मिल गया। बाकी ऑल द डिफरेंट barren land जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं रहता, we can cultivate some crops also। So Pani Panchayat having so much impact and so much advantages। So today also this Pani Panchayat is spread all over the India। ये पहले स्टार्ट हुआ था पंचायत, मतलब कहाँ पे हुआ था? इन महाराष्ट्र रीजन में हुआ था पानी पंचायत स्टार्टिंग फेज में 1972 में। बट nowadays it is spread all over the India and every पंचायत और एवरी 2-3-4 विलेजेस मिक्स टू फॉर्म ए पानी पंचायत। अभी हर इंडिया का हर कोई कोने पे पानी पंचायत है। एंड द मेन मोटिव इज टू सेव द वाटर बाय मिक्स एक्टिविटी और बाय द लोकल पीपल और लोकल एरिया। दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। आप नोट बना रहे हैं या ऐसे रीडिंग मार रहे हैं? अभी तक जो जितना पढ़ाई हुआ थोड़ा बहुत? अभी तो रीडिंग ही कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ये तो अभी कहानी जैसा है, इसमें क्या है, तो 4-5 मूवमेंट है, थोड़ा बहुत इसको याद कीजिए, बस लिख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
और जो हम लोग टेक्निकल जो पढ़ रहे थे ना, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो है, तो उसमें हुँ, वो थोड़ा सा अच्छे से याद करिए कि रखना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका प्रिंसिपल्स जो है, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और जो एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर उसका क्रोमाटोग्राफी, ये सारी चीजें, तो वो काम आएगा बाद में, बहुत सारे चीज। ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ लूँगा मैं। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 खत्म हो गया लग रहा है उसका स्कूल में, और यूनिट 4 में ज़्यादा है नहीं, एनवायरमेंटल एजुकेशन, और एक दो क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, और क्रोमाटोग्राफी का भी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। यूनिट 3 ये कौन से सब्जेक्ट का है सर ये? ये प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल साइंस। हाँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये जो है, ये सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट, चिपको, बिश्नोई, साइलेंट वैली, एप्को, नर्मदा बचान, ये तो था। 1 2 यस सर। 3 4 5 6। ठीक है सर, ठीक है सर, डन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल साइंस। फिर मिलते हैं कल, चलिए, गुड नाइट। श्योर सर, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर, टेक केयर।